Good morning, everyone. Let's start with क्या एक्सपेरिमेंट देखी थी? Okay. Am I clearly audible now? Check it now. Am I clearly audible? Okay. तो चलो देखते हैं. Now, हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन क्या था? तो देखो, we used two electrodes. We used two electrodes to pass current. ठीक है. हम लोगों को क्या लग रहा था कि करंट जो पास हो रहा है वो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू एयर में से ट्रांसफर हो रहा है, बट ऐसा था क्या एक्चुअल में? देखो, हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड के बीच में हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, हाइड्रोजन के एटम्स ऐड कर दिए, एंड ये जो हाइड्रोजन के एटम्स थे, ये जो हाइड्रोजन के एटम्स थे उनके अंदर एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था. ठीक है. अब मेरे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक तरफ था नेगेटिव चार्ज वाले को मैंने बोला था कैथोड और दूसरे को मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोगों ने बोला था एनोड. अब हुआ क्या? तो पहले से इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एकदम मस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बोथ वर क्वाइट स्टेबल एंड बोथ वर क्वाइट हैप्पी. बट देन हम लोगों ने क्या किया, वी ब्रॉट सम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इन सराउंडिंग. सराउंडिंग में इसके हम लोगों ने एक्स्ट्रा का पॉजिटिव चार्ज लाया एंड धीरे धीरे इसकी पावर हम लोग बढ़ाते गए. पावर बढ़ाते बढ़ाते कितने वोल्ट पे लेके गए थे, याद है किसी को? पावर बढ़ाते बढ़ाते पॉजिटिव चार्ज के वोल्टेज किधर तक लेके गए थे हम लोग? वोल्टेज हम लोगों ने कितना किया था? तो वोल्टेज हम लोगों ने किया था, कितना किया था हम लोगों ने वोल्टेज? ओके, थोड़े स्लो मैसेजेस आ रहे मुझे. 10⁻⁴ वोल्ट किया था. वेरी नाइस. 10⁻⁴ वोल्ट. ठीक है. तो अब जैसे ही बाहर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो अंदर के नेगेटिव चार्ज, अंदर के जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो ये अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किसके पास जाना स्टार्ट हो गया? ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना स्टार्ट हुआ. ठीक है. इस प्रोसेस का नाम किसी को पता है? आवाज अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या गाइस? इस प्रोसेस का नाम किसी को पता है? पोलराइजेशन. वेरी नाइस. तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन. परफेक्ट. वेरी नाइस. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. एंड अब मुझे बताओ, हमारे प्रोटॉन ने बहुत कोशिश की कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, वो उसे छोड़े ना. बट उसकी भी मजबूरी, बाहर से अगर बहुत पावरफुल चार्ज आ जाए तो बेचारे प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ा. मुझे बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल गया, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल गया, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी नाइस. सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन. ये दोनों प्रोसेस हम लोग आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन. एंड ये यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही थी एंड उसकी वजह से हम लोगों को क्या लग रहा था कि करंट पास हो रहा है. ठीक है. जिसकी वजह से हम लोगों को लग रहा था करंट पास हो रहा है. अब हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिखी थी, दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ. ठीक है, वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी थी कि दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट. तुम लोगों को याद दिला रहा हूँ मैं सारे के सारे पॉइंट्स. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी थी कि वो फ्लोरोसेंस दिखाता है. फोर्थ प्रॉपर्टी, वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से अफेक्ट होते हैं. मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड से अफेक्ट हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिविएट होता है. तो पॉजिटिव की तरफ अगर डिविएट हो रहे हैं तो इनके ऊपर, खुद के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? इफ समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज देन इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज. वेरी नाइस. सिमिलरली हम लोगों ने उसका चार्ज लिखा था, मैं तुम लोगों को शॉर्ट में एक रिवीजन दे रहा हूँ सिर्फ. हम लोगों ने उसका चार्ज लिखा था. क्या था चार्ज? चार्ज अभी नेगेटिव मत बोलना. इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. करेक्ट ना? राइट गाइस? ठीक है.
एंड हम लोगों ने इसका मास भी लिखा था, मास कितना था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाय द वे, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1e, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1e। अब इसका मास भी हम लोगों ने लिखा था, मास कितना लिखा था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, वेरी नाइस, परफेक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग एमई बोलते हैं। फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज लिखा था, इसका स्पेसिफिक चार्ज इज QE on Me, which is nothing but 1.6 into 10⁻⁻19, the whole thing divided by 9.1 into 10⁻⁻31। इसका आंसर आता है, वेरी नाइस, परफेक्ट, 1.76 into 10⁻+11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। इसमें किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज पूछो। ओके, अब मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा होगा कि देखो, जो नेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, एटम में से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो मेरे पास क्या बचा, एटम में से अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो मेरे पास कौन सा चार्ज बचा, एटम में से अगर नेगेटिव चार्ज, हाँ, तो एटम में से अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो वेरी नाइस, सब जन करेक्ट आंसर दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बचा या फिर प्रोटॉन बचा, ठीक है, पॉजिटिव या फिर प्रोटॉन बचा है। तो अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव होना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव होना चाहिए था, वेरी नाइस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ मूव होना चाहिए था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ मूव होना चाहिए। एंड यही इसके अगले साइंटिस्ट ने सोचा था, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं। अब उसके पहले तुम लोगों को वो डस्ट पार्टिकल और कबूतर वाला एग्जांपल याद है क्या सबको? देखो, हम लोगों ने एक पॉइंट मैंने जानबूझ के मिस किया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग मुझे याद दिलाओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स में सर आप एक पॉइंट भूल गए हो, दैट cathode rays can be passed, that cathode rays can be passed through thin metal foils, याद है, cathode rays can be passed through thin metal foils, ये हम लोगों ने लिखा था, मेटल की अगर एक छोटी सी फॉइल रहेगी तो उसमें से वो पास हो सकता है, मेटल की अगर एक पतली सी फॉइल है तो उसमें से क्या पास हो सकता है, उसमें से कैथोड रेस पास हो सकते हैं। बट मुझे बताओ, छोटे पार्टिकल छोटे गैप्स में से पास हो सकते हैं, बट अगर गैप से बड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो वो पास हो पाएंगे क्या, तो दे कैन नॉट बी पास। ये याद आ रहा है तुम लोग, कुछ स्ट्राइक हो रहा है दिमाग में, ठीक है, ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अब मुझे बताओ, हम लोगों को कैथोड रेस दिख रही है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, बट पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ना दिखने का रीजन याद है तुम लोगों को? बिकॉज देखो, पॉजिटिव चार्ज की साइज बहुत बड़ी है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, पॉजिटिव साइज की चार्ज की साइज बहुत बड़ी है, तो वो यहां से आर पार निकल पाएगा क्या, वो यहां से आर पार निकल पाएगा क्या, बड़ी साइज रहने की वजह से इट कैनॉट पास थ्रू कैथोड, बट हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के आर पार निकल पा रहा है। कुछ याद आ रहा है, फ्लैशबैक आ रहे हैं तुम लोगों को, पहले हम लोगों ने किया था वो, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए और नेक्स्ट साइंटिस्ट ने भी यही सोचा कि भाई अगर कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही है तो एनोड रेस भी आनी ही चाहिए, कैथोड रेस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो एनोड रेस भी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। एंड ये सोचने का काम किया था, ये सोचने का काम किया था गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने ये सोचने का काम किया था एंड ही थॉट दिस इन 1886, ठीक है। तो यप, करेक्ट बोल रहे हो अर्णव, अनवय अनवय, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो। उसने होल्स बना दिए थे, गोल्डस्टीन ने क्या सोचा कि भाई कैथोड की तरफ भी कुछ तो जा रहा है बट उसकी साइज शायद से बड़ी होगी एंड उसी की वजह से हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो तुम लोगों को याद है अच्छा खासा पार्ट। तो देखो, तुम लोगों को कैथोड रे ट्यूब कैसे बनी थी वो याद है ना, सेम ट्यूब उसने यूज की, उसने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सेम ट्यूब यूज की, ठीक है, एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट, यहाँ पे एक कैथोड लगाया। अब मैं तुम लोगों को कैथोड जरा 3 डायमेंशनल दिखा रहा हूँ, ऐसे
सर्कुलर शेप में। ऐसे सर्कुलर शेप में दिखा रहा हूं मैं कैथोड्स। ठीक है। एंड करंट पास करने के लिए बैटरी की जरूरत है, तो हम लोगों ने बैटरी अटैच कर दी। एंड बैटरी, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, कैथोड, परफेक्ट। एंड इसे हम लोग बोलते हैं एनोड, इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक है गाइस। अब देखो, उन्होंने किया क्या, उन्होंने सेम अरेंजमेंट की, वोल्टेज भी उन्होंने सेम अप्लाई किया 10⁻⁴ वोल्टेज भी उन्होंने सेम अप्लाई किया 10⁻⁴। उन्होंने भी सेम वे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब अटैच की, वैक्यूम पंप अटैच किया। एंड वैक्यूम पंप से प्रेशर जितना बनाना था उतना कर दिया। कितना किया था उन्होंने प्रेशर? गाइस, हाउ मच वाज द प्रेशर? वेरी नाइस, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, परफेक्ट। ठीक है। तो हर एक अरेंजमेंट सेम है। इधर हम लोगों ने क्या अटैच किया, यहाँ पे हम लोगों ने अटैच किया वैक्यूम पंप। ठीक है। एंड वैक्यूम पंप की वजह से प्रेशर हो गया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो ये सब उन्होंने करके रखा। एंड अब दोनों जगह पे, दोनों जगह पे उन्होंने अटैच किया स्किंटिलेटिंग मटेरियल। मुझे बताओ, स्किंटिलेटिंग मटेरियल किसका बना है? स्किंटिलेटिंग मटेरियल किसका बना रहता है? परफेक्ट, जिंक सल्फाइड का बना रहता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्किंटिलेटिंग मटेरियल जिंक सल्फाइड का बना रहता है। तो उन्होंने दोनों जगह पे स्किंटिलेटिंग मटेरियल ऐड किया। एंड ही थॉट कि भाई देखो, अगर पॉजिटिव निकल रहा है, सॉरी, अगर पॉजिटिव एनोड की तरफ कुछ तो आ रहा है, तो वैसे ही नेगेटिव की तरफ भी कुछ तो जाना चाहिए। उसके बिना लॉज ही काम नहीं करेंगे अपने नेचर के। चार्ज दो तरह का रहता है, एक रहता है पॉजिटिव और दूसरा रहता है नेगेटिव। तो वो दोनों तरफ ट्रेवल होना चाहिए। स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग मटेरियल। ओके। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसे हो रहा है क्या कि ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन फेंक रही है, ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन फेंक रही है, बैटरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है बोलने के बदले इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है ना, अच्छा, करंट फ्लो होता है यहाँ पे। तो ये बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंक रही है, ये इधर जा रहा है, एंड फिर बाद में ये रेस के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ऐसे हो रहा है क्या? मुझे बताओ, इज इट करेक्ट? गैस के अंदर ऐसे करंट पास हो रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ, इज इट करेक्ट? इधर से ये रेस करंट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, एंड फिर वापस यहाँ पे आ रही है, और सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इज इट करेक्ट गाइस? इज इट करेक्ट? कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 50-50 है। अभी बहुत जन यस बोलने लग गए। ओके, वेद रॉन्ग बोल रहा है। वेद, मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोल रहा हूँ, करंट का फ्लो नहीं बोल रहा हूँ गाइस। मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बोल रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है। ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा हूँ। ओके, तो इज इट करेक्ट? हाँ नियति, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हो।
ओके, बताओ बताओ, इज इट करेक्ट? नियति ने एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दिया है, बाकी के स्टूडेंट्स सोचो जरा इसमें। इफ इट इज करेक्ट देन गिव मी अ एक्सप्लेनेशन, इफ इट इज रॉन्ग देन गिव मी एक्सप्लेनेशन। मितांश करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो गाइस दिस इज रॉन्ग। जूलियस ने ये सोचा था, किसने ये सोचा था? जूलियस ने ये सोचा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बैटरी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, वो ऐसे हवा में से झुपुक 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 फ्लो होते होते पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं एंड फिर वापस वो बैटरी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है? या फिर बीच में कुछ लाइट वाइट का सोर्स रहेगा तो वो जल रहा होगा, ठीक है? तो ये किसने सोचा था? जूलियस प्लकर ने ये सोचा था, बट ही वॉज रॉन्ग। एंड हम लोगों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसने दिया? हम लोगों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया जे थॉमसन ने। एवरीथिंग विच आई ड्रू राइट नाउ वाज रॉन्ग, और हम लोगों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया जे थॉमसन ने कि अंदर के जो एटम्स है उसका इलेक्ट्रॉन पोलराइज होके आयनाइज हो रहा है एंड वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बैटरी में से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? बैटरी में से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। इलेक्ट्रॉन कौन से फ्लो हो रहे हैं? तो मेरे एटम के फ्लो हो रहे हैं। गाइस, एम आई राइट और एम आई राइट? यहाँ पे जो रेज निकल रही है वो कहां से निकल रही है? वो गैस में से निकल रही है। ये कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रहे हैं, दैट इज करेक्ट। ये कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रहे हैं, बट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम माई हाइड्रोजन गैस और एल्स एनी गैस विच आई एम यूजिंग। गाइस, इसमें किसी को कुछ डाउट? अभी अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा वापस नेक्स्ट टाइम कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो बैटरी में से आ रहे थे क्या, तो तुम लोग रॉन्ग बोल सकते हो ना? एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल, वो यहाँ से ऐसे आर पार जाके इधर दिखा रहे थे हम लोगों को स्किंटिलेशन। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल, वो उधर से आर पार जाके एनोड के पीछे, एनोड के पीछे स्किंटिलेशन दिखा रहे थे। एंड फिर हम लोगों को समझ में आ रहा था कि देखो इधर से इधर कुछ तो मूव हो रहा है, तो हम लोगों को पता चला कि कैथोड से कुछ तो निकल रहा है। अब फिर जूलियस ने तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करके दिखाया था। दिस इज कैथोड रे, ठीक है? दिस इज कैथोड रे, ठीक है? कैथोड रे वाज इन्वेंटेड बाय जूलियस प्लकर। कैथोड रे वाज इन्वेंटेड बाय जूलियस प्लकर एंड उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैथोड रे हम लोगों ने ये लास्ट टाइम लिखा था। एक्सप्लेनेशन वाज ऑफ कैथोड रे वाज गिवन बाय जे थॉमसन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है या फिर एटम इज डिविजिबल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल रहा है। दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय जे थॉमसन। अब देन गोल्डस्टीन केम एंड he carried out the same experiment and he thought ki like see in this experiment cathode rays are coming out, that is true, I am not denying it, but at the same time even anode rays are producing, even something must come through anode, something must come थ्रू एनोड, ठीक है? कुछ तो एनोड के थ्रू भी आना चाहिए, बट हो रहा क्या होगा? हो रहा ये होगा कि ये एनोड के थ्रू जब आ रहे हैं, उल्टा नहीं ड्रॉ करता, सीधा ही ड्रॉ करता हूं, ये एनोड के थ्रू जब आ रहे हैं तो हो रहा क्या है? उसकी साइज बहुत बड़ी है, ये इसकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है? एंड इसकी साइज बड़ी होने की वजह से वो यहाँ पे आके हो क्या हो रहा है? ये खत्म हो रहा है, आर पार जा पा रहा है क्या वो? इट कैनॉट गो थ्रू माई एनोड, सॉरी इट कैनॉट गो थ्रू माई कैथोड, ये कैथोड के थ्रू नहीं जा पा रहा है, आर पार नहीं जा पा रहा है, जैसे यहाँ पे जा पा रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज एनोड के आर पार जा रहे हैं, बट एनोड रेज जो एनोड से निकल रहे हैं वो कैथोड के आर पार नहीं जा पा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या सोचा? एनोड रेज की साइज थोड़ी बड़ी होगी एंड वो उस कैथोड के आर पार नहीं जा पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या सोचा था? लेट्स मेक सम होल्स इन इट। याद आ रहा है कुछ? उसके अंदर होल्स बना देते हैं, एंड अगर होल्स बना देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टाइनी होल्स उन्होंने बना दिए, एंड इन होल्स की वजह से अब कैथोड रेज इसके आर पार जा पा रहे थे। गाइस, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रही है? कैथोड रेज इधर से आर पार जा पा रहे थे अभी,
एंड एक बार वो आर पार चले गए तो यहाँ पे स्किंटिलेशन तो दिखना बनता है। ठीक है, तो एनोड रेस मैंने रेड में बनाई है, कैथोड रेस मैंने ग्रीन में बनाई थी। किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। देखो, ये जो ग्रीन में बनाई है वो है कैथोड रेस, दीज आर कैथोड रेस। एंड जो रेड में हम लोगों ने बनाई है, दीज आर एनोड रेस। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो एकदम मस्त, ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बनाई है वैसे ही एकदम अच्छे से। चलो इसे कंप्लीट करो। नोट्स एकदम अच्छे बनाना गाइस। गाइस देखो, एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते वक्त रेस कहाँ से आ रही है वो देखना होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रोड्स के पीछे स्किंटिलेटिंग मटेरियल ऐड करते हैं। एंड अब अगर हम लोगों को पता है कि भाई रेस आ ही रही है, तो हम लोग थ्रू आउट द ट्यूब भी आजकल स्किंटिलेटिंग मटेरियल ऐड करते हैं। मतलब लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो दिखाया था उसमें ट्यूब के आजू बाजू में था। ठीक है, स्किंटिलेटिंग मटेरियल इलेक्ट्रोड्स के पीछे नहीं था, इट वॉज सराउंडिंग द ट्यूब। तो वो अभी हो रहा है, बट पहले जब उनको डिटरमाइन करना था कि रेस कहाँ से आ रही है, तो वो ट्यूब के पीछे अटैच करते थे उसे। चलो लिख के हो गया सबका? शुड बी मूव अहेड? ओके, तो चलो देन अब हम लोग कैथोड रेस की भी प्रॉपर्टीज एंड ऑल कुछ तो लिखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कैथोड रेस बोल रहा मैं गलती से, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कैथोड रेस के लिए लिखा था, सेम हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, कैथोड रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम लोगों को आयनाइजेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, आयनाइजेशन मतलब क्या? आयनाइजेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आयनाइजेशन इज नथिंग बट सिंपलेस्ट डेफिनेशन में बता रहा हूँ, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। अब अगर मैं किसी चीज में से नेगेटिव चार्ज निकाल रहा हूं, तो उस चीज के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा? अगर मैं किसी चीज में से नेगेटिव चार्ज निकाल रहा हूं तो उस चीज में से कौन सा चार्ज बचेगा? जूही करेक्ट आंसर है, कनक करेक्ट आंसर है, वेद सानिका करेक्ट, केतकी करेक्ट, अथर्व करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है एंड उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके ऊपर बचेगा पॉजिटिव चार्ज एंड एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बदले मुझे बताओ, अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस रहती तो ऑक्सीजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आता? उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता और उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता। अगर नाइट्रोजन गैस रहती तो उसमें भी क्या होता? नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता। एनी डाउट गाइस?
आयनाइजेशन की प्रोसेस समझ में आ रही है? तुम लोगों को सिर्फ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तुम लोगों को किसी भी एटम का भी आयनाइजेशन लिखने आ जाएगा। अगर मैं बोलूं सोडियम गैस का आयनाइजेशन करो, कर पाओगे क्या? तुम लोग क्या बोलोगे? सोडियम गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आयनाइजेशन की प्रोसेस समझ में आ रही है सबको? अब इफ आई आस्क कि आयनाइजेशन करने के बाद कैथोड रे कौन रहेगा? कैथोड रे कौन है? कैथोड रे यहाँ पे कौन रहती है? कैथोड रे इज विच वन? आई गेस इलेक्ट्रॉन इज माई कैथोड रे, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन इज माई कैथोड रे। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव की तरफ मूव होने वाला है, कैथोड की तरफ मूव होने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम लोगों ने क्या बोला था? उसे हम लोगों ने क्या बोला था? इसे हम लोगों ने बोला था परफेक्ट, एनोड रे बोला था। क्या बोला था हम लोगों ने इसे? एनोड रे बोला था। अब मुझे बताओ, जब मैं गैस चेंज कर रहा हूं, जब मैं गैस चेंज कर रहा हूं, तो मेरे कैथोड रेस चेंज हो रहे हैं क्या? जब मैं गैस चेंज कर रहा हूं, तो मेरे कैथोड रेस चेंज हो रहे हैं क्या? तो कैथोड रेज आर नॉट चेंजिंग, ओके, दे आर नॉट चेंजिंग, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज गैस के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी? गैस के नेचर के ऊपर कैथोड रे डिपेंड करते हैं क्या? अगर कैथोड रेज चेंज ही नहीं हो रहे तो गैस के नेचर के ऊपर वो डिपेंड करेंगे क्या? डेफिनेटली दे विल नॉट डिपेंड। बट गैस चेंज करने के बाद एनोड रेज चेंज हो रही है कि नहीं हो रहे? गैस चेंज करने के बाद एनोड रेज दे आर चेंजिंग, ओके। अगर गैस चेंज करने के बाद एनोड रेज चेंज हो रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज मतलब उनका मास चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है गाइस, तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, एनोड रेज, एनोड रेज हैव सेम प्रॉपर्टीज, हैव सेम प्रॉपर्टीज लाइक कैथोड रेज, एक्सेप्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर वन, दे मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो नेगेटिव की तरफ मूव करती है और उनके ऊपर, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कॉमन सेंस है, पॉजिटिव चार्ज ही तो है वो उनके ऊपर। पॉइंट नंबर बी, दे डू नॉट ऑलवेज पास थ्रू मेटल शीट्स, ठीक है। वो मेटल शीट्स के अंदर से हमेशा पास नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज उनकी साइज अच्छी खासी बड़ी रहती है। गाइस, एनी डाउट? ये दो मेजर पॉइंट है जो डिफरेंट है। अब इनकी प्रॉपर्टी नंबर टू, इनकी प्रॉपर्टी नंबर टू, एनोड रेज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज changes if gas in tube is changed। अगर तुम लोग ट्यूब के अंदर की गैस चेंज कर दोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। टिल दिस एनी प्रॉब्लम? तो अब हम लोग सबसे छोटी एनोड रे जो है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड, चार्ज, मास एंड स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एनोड रे।
मुझे बताओ सबसे छोटी एनोड रे कौन सी रहेगी। पहले तुम लोगों को ये आंसर देना है कि सबसे छोटी एनोड रे कौन सी है। तुम लोगों को मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख के दिए हैं, तो तुम लोग इतना तो बता सकते हो कि सबसे छोटी एनोड रे कौन सी है। वेरी नाइस, सानिका करेक्ट बोल रहे हो। बाकी के लोग आंसर बताओ। सबसे छोटी एनोड रे, जूही करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है, वेद करेक्ट, कनक करेक्ट, हर्ष करेक्ट, निशिता, सॉरी हाँ निशिता करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट, आदित्य करेक्ट। तो हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम है, यश करेक्ट आंसर है, निकिता करेक्ट आंसर है, केतकी करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, तो हाइड्रोजन की एनोड रे मतलब H प्लस ये सबसे छोटा रहता है, ठीक है। एंड सबसे छोटी एनोड रे इज मेड अप ऑफ H प्लस। अब H प्लस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, H प्लस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बेचारा पहले से बना था एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन पहले से बेचारा बना था एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का, और उसमें से तुम लोगों ने उसका एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। अब बचा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दिया, तो बचा है क्या? हम लोगों के पास सिर्फ प्रोटॉन बचा है। हेंस H प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। हेंस H प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन, ठीक है। तो अभी उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम। सेम एज इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर सिर्फ क्या चेंज रहता है? साइन चेंज होती है, ठीक है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं 1e। मास ऑफ प्रोटॉन, गाइस बताओ मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है? ये मोल कंसेप्ट में तुम लोगों को पढ़ाया है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है? चलो नाम खराब मत करो, जल्दी बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? ये इलेक्ट्रॉन का तुम लोग मास बता रहे हो, इलेक्ट्रॉन का मास मुझे नहीं चाहिए, वो मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट बताया था। तुम लोगों को मास ऑफ प्रोटॉन मुझे बताना है, जो हम लोगों को मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है। वेद करेक्ट आंसर है, बट आई नीड द एग्जैक्ट आंसर। आदित्य परफेक्ट आंसर है, सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक है जो हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। वेद, मुझे केजी में आंसर चाहिए, मुझे केजी में आंसर चाहिए। वेद, आप जो दे रहे हो वो करेक्ट है, बट केजी में आंसर। कनका करेक्ट आंसर है। तो देखो गाइस, ऐसे मत किया करो कि तुम लोगों को चैप्टर को कोरिलेट करने नहीं जम रहा है, ठीक है। अथर्व गूगल सर्च करने नहीं बोला था, ओके बट ठीक है। ओके, जूही करेक्ट आंसर है, केतकी करेक्ट आंसर है, एंड करेक्ट आंसर इज 1.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 27 केजी। याद रखो, अगर तुम लोगों को केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ा के हो गया है, या फिर कंटेंट पढ़ा के हो गया थोड़ा बहुत, तो दूसरे टॉपिक में भी उसका यूज हो सकता है। अब मुझे बताओ इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1.67 इंटू 10 टू माइनस 27 इज कॉल्ड एज 1.67 इंटू 10 टू माइनस 27 इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एएमयू। ये हुआ है ना मोल कंसेप्ट में? 1 एएमयू हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? 1 एएमयू हुआ था, हुआ है ना? ओके। अब स्पेसिफिक चार्ज अगर मैं पूछूं, क्यूपी अपॉन एमपी, स्पेसिफिक चार्ज अगर मैं तुम लोगों को पूछूं क्यूपी अपॉन एमपी, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, which is nothing but 9.58 into 10 raised to 7 कूलम पर kg। ठीक है गाइस, चलो कंप्लीट कर दो इसे। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी नीड टू रिमेंबर। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनकी कैथोड रे जैसी ही है। तो कैथोड रे और एनोड रे में सिर्फ फर्क क्या है? दोनों का चार्ज डिफरेंट है, एवरीथिंग रेस्ट इज सेम। ओके, चलो लिख दो। ओके, अब हम लोगों का लास्ट पार्टिकल कौन सा था? लास्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने कर ली, मतलब हम लोगों ने इन द सेंस उसका उसकी हिस्ट्री देख ली। अब न्यूट्रॉन बचा है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट विथ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बहुत छोटा है,
ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो जरा। किसी का अगर लिखना बाकी है तो हैंड रेस करो। 9.1 into 10 raised to minus 31 kg is the mass of electron, is the mass of electron। यस, ये तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। बाय द वे लास्ट टाइम की पीडीएफ मिल गई थी ना तुम लोगों को सबको? लास्ट टाइम की पीडीएफ सबको मिल गई थी, आई होप। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, किसने क्वेश्चन पूछा है? जूही, आप एग्जैक्टली करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो कि 1 AMU इज 1.67 इंटू 10 raised to minus 24। तो देखो, हम आपको ये पढ़ाया होगा 1 AMU is nothing but 1.67 into 10 raised to minus 24 grams। बट आपको ये भी पढ़ाया होगा 1 ग्राम इज नथिंग बट 10 raised to minus 3 kg। तो अगर मुझे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है जूही? ओके गाइज, मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में तुम लोगों को सेंड नहीं कर पाऊंगा, बट अगर तुम लोगों को फोटो बहुत ब्लर दिख रहा है या फिर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो यूज गूगल फोटोज। ठीक है, मैं इसे इमेज फाइल में ही कन्वर्ट कर सकता हूँ, पीएनजी फाइल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यूज गूगल फोटोज, तुम लोगों को ये एप्लीकेशन पता होगा। तो गूगल फोटोज में ओपन किया करो, तुम लोगों को क्लियरली इमेज दिख जाएगी। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अब हम लोग न्यूट्रॉन को खोजेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दिस डिस्कवरी वाज डन बाय चैडविक। ठीक है, एंड चैडविक फाउंड न्यूट्रॉन इन 1932। अब मुझे बताओ, ये डिस्कवरी थोड़ी लेट हो गई ऐसे नहीं लग रहा है? ये डिस्कवरी थोड़ी सी लेट हो गई ऐसे नहीं लग रहा है तुम लोगों को? देखो, इलेक्ट्रॉन जो था, अगर टाइमलाइन देखे तो इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर हुआ था 1859 में। प्रोटॉन जो था वो डिस्कवर हुआ 1886 में। ज्यादा बड़ा टाइम गैप नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 साल का डिफरेंस है। बट न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ वो हुआ 1932 में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब करेक्ट बोल रहे हो, बिकॉज न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, बिकॉज न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। ठीक है, तो चार्जलेस रहने की वजह से हम लोग इसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। देखो, तुम लोगों को अगर मैं बोलूं एक वायर ओपन है, मतलब समझ में आ रहा है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है, एंड तुम लोगों को बोलूं कि इसको हाथ लगा के देखो, तुम लोग हाथ लगाने से 2 मिनट के लिए सोचोगे कि ये अगर टच किया तो चार्ज लगेगा। ठीक है, तो अब तुम लोगों ने उसको टच किया, करंट नहीं लगा, तो तुम लोगों को पता है कि अभी इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। और तुम लोगों ने उसको टच किया और करंट लगा तो तुम लोगों को पता चलेगा करंट पास हो रहा है। बट अगर उसके ऊपर प्लास्टिक की वायर है, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक की वायर है और मैं बोल रहा हूँ अभी बता के दिखाओ कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो तुम लोग बता पाओगे कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को चार्ज ही नहीं मिल रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि चार्ज है या नहीं है। तो किसी चीज को फील करना है तो चार्ज रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज को फील कर रहे हैं तो चार्ज रहना चाहिए। अगर अभी भी फीलिंग नहीं आ रही है तो घर पे वायर्स रहेंगी, सर्किट में ऐड करके देखना और टच करके देखो, फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चैडविक ने भी हम लोगों को न्यूट्रॉन करंट के थ्रू करंट के थ्रू तो डिटेक्ट करके दिखाया ही नहीं था। ठीक है, चार्ज उस पे है ही नहीं। तो चैडविक वॉज डूइंग सम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चैडविक वॉज डूइंग सम न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कर रहे थे? वो न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे, एंड
उनके न्यूक्लियर रिएक्शन में उन्होंने बेरिलियम को हीलियम के थ्रू बम्बार्ड किया, बेरिलियम के ऊपर हीलियम बम्बार्ड किया। अब बेरिलियम का मास रहता है 4, बेरिलियम का सॉरी मास बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर रहता है 4 और मास नंबर रहता है इसका 9 एंड मास नंबर रहता है इसका 9 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2 एंड मास नंबर इसका रहता है 4। अभी हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसे देखने वाले हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं लाने वाले बीच में, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एंड ऑल इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ऐसे समझ लो। अब मतलब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन होगा उसका, बट ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होने के बाद उसको मिला कार्बन। तुम लोग को पता होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, तो ये रहता है 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये होता है 12, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन का एक रूल याद रखना जो तुम लोगों को एग्जाम में बहुत काम आएगा, कभी कभार तुम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ जाती है एंड बैलेंसिंग करना बहुत ईजी होता है अगर तुम लोगों को ये सिंपल रूल पता है। न्यूक्लियर रिएक्शन का रूल किसी को पता है? ये जो नंबर्स है, नीचे वाले दो नंबर एटॉमिक नंबर्स, इनकी एडिशन दूसरे साइड भी सेम आनी चाहिए एंड ये ऊपर वाले जो नंबर्स है इनकी भी एडिशन दूसरे साइड सेम आनी चाहिए। अब मुझे बताओ नीचे वाले नंबर्स 4 + 2 एडिशन कितनी हो जाएगी, 6। नीचे वाला नंबर बैलेंस्ड है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर 9 + 4 कितनी एडिशन हुई, 13 हुई। 13 और दूसरे तरफ से 12 है, इज इट बैलेंस्ड? मुझे बताओ मास बैलेंस्ड है क्या? एटॉमिक मास ऊपर लिखा जो है वो बैलेंस्ड है क्या? नहीं बैलेंस्ड है। तो चैडविक ने क्या सोचा, समथिंग इज देयर जिसका एटॉमिक नंबर मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है एंड जिसका मास है 1, जिसका मास है 1। तो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चैडविक ने क्या सोचा कि कुछ तो ऐसा बाहर निकल रहा है जिसके पास एटॉमिक नंबर नहीं है, मतलब विच इज चार्जलेस, जिसके पास चार्ज नहीं है बट जिसका मास 1 है एंड चार्जलेस स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एंड न्यूट्रल से आया न्यूट्रॉन। गाइस स्टोरी समझ में आ गई? स्टोरी समझ में आ गई क्या? ओके, तो यही बन गया न्यूट्रॉन का सिंबल, यही बन गया न्यूट्रॉन का सिंबल 0 n 1, 0 n 1, ठीक है। एंड गाइज मैं ऊपर की तरफ तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज लिख के देना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। प्रोटॉन का सिंबल हम लोगों ने लिखा ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने सिंबल लिखा था, प्रोटॉन का कौन लिखेगा? तो ये आता है +1 p1। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज रहता है इसलिए नीचे 1 p और उसका मास हम लोग 1 amu अज्यूम करते हैं इसलिए 1, ठीक है। तो यस मितांश करेक्ट बोल रहे हो। इसका मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, mass of neutron is equals to mass of proton is equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, which is called as 1 amu। but याद रखो this is approximately equal, huh? Is it exactly equal? No, they are not exactly equal, they are approximately equal। तो चलो गाइस ये लिख दो, ये कंप्लीट करो, देन विल मूव विल मेक अ टेबल सो दैट हम लोगों को ये सारी चीजें, ये सारा रामायण याद रखने में थोड़ा इजी जाए, ठीक है। लिख दो, ये कंप्लीट करो। चलो हो गया होगा सबका लिख के, बहुत थोड़ा सा ही लिखना था इसमें, ठीक है। ओके, अब एक हम लोग टेबल लिख बनाएंगे, समरी काइंड ऑफ, ठीक है। समरी आ जाएगी पूरे टॉपिक की हम लोगों ने अभी तक जो कुछ पढ़ा है। तो समरी टेबल में तुम लोग 5 कॉलम बनाने वाले हो। फर्स्ट कॉलम इज फॉर पार्टिकल, जिसमें तुम लोग सिर्फ उनका नाम लिखोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी जगह छोड़ना। सेकंड हम लोग लिखेंगे उनका सिंबल, सिंबल तुम लोगों को पता है हार्डली 2 लेटर्स के स्पेस में आ जाता है, इतना सा ही लिखना है तुम लोगों को सिंबल। तो सिंबल के लिए भी जितनी हो सके उतनी छोटी स्पेस छोड़ना। उसके बाद तुम लोग लिखोगे उसका चार्ज, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतने लिखने की जितनी स्पेस चाहिए हम लोगों को। बाद में हम लोग लिखेंगे उसका मास, ठीक है। मास के लिए थोड़ी बड़ी स्पेस लग सकती है,
एंड फाइनली आएगा उसका डिस्कवरर। डिस्कवरर, किसने डिस्कवरी की, वो। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हम लोग टेबल बनाने वाले गाइस। तो चलो टेबल बना लो। पार्टिकल, सिंबल, 3 पार्टिकल्स के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग स्पेस छोड़ना, ज्यादा स्पेस मत, मतलब बहुत बड़ा टेबल मत बनाना। ओके, एंड हाँ, याद रखो, व्हाट आई थिंक का मतलब, दिस इज फ्रॉम माय साइड। नोट्स जब बनाओगे ना, तो जितनी हो सके उतने कम स्पेस में उसको मैनेज करना, अच्छे से लिखना, हैंडराइटिंग अच्छी रहनी चाहिए। इफ पॉसिबल कलर्स यूज किया करो, जैसे मैं कलर्स यूज करता हूँ वैसे कलर्स यूज किया करो। जितना हो सके उतना उसको छोटे स्पेस में स्क्वीज करने की कोशिश करना, सो दैट देखो, हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, हम लोग की आदत रहती है कि पहले हम लोग पेजेस देखते हैं, क्या ओके, 150 50 पेज है, 150 पेजेस है, मर गए, ये पढ़ के नहीं होगा। उसी बदले अगर तुम लोगों के नोट्स 50 पेजेस में खत्म हो रहा है, अच्छा 50 पेजेस ये कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना छोटा लिखना, छोटे स्पेस में मैनेज किया करो, सो दैट पढ़ते वक्त तुम लोगों को वो ज्यादा न लगे, ठीक है। हम लोग साइज देख के डिमोटिवेट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत रहती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं कि जितना हो सके उतना चिंगूसी करके लिखना, छोटा लिखना। तो पार्टिकल, पहला पार्टिकल कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? -1। इसका सिंबल रहता है ई, एंड इसका मास अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0 ले लेते हैं। इसका चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड इसका मास कितना रहता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। 10⁻31 केजी। अब इसी को हम लोग एएमयू में जब लिखते हैं तो इट इज 0.00055 एएमयू, ठीक है। अब एएमयू के केस में देखो ये कितना छोटा हो गया, एएमयू के केस में ये कितना छोटा है, तो इसीलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 0 बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जूलियस लकर, ठीक है गाइस, इसकी डिस्कवरी की थी जूलियस लकर ने। ओके, सेकंड पार्टिकल इज प्रोटॉन। सेकंड पार्टिकल इज प्रोटॉन। अब मुझे बताओ प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? प्रोटॉन का चार्ज रहता है +1, सिंबल आएगा 1, और इसका मास रहता है 1 AMU, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसका चार्ज सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एनी डाउट? अब इसका मास रहता है 1.6727। मैं एग्जैक्ट मास लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों को, और ये एग्जैक्ट मास तुम लोगों को याद नहीं रखना है, एग्जाम में इस मास की वैल्यू दी रहेगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.00757 AMU, ठीक है, 757 AMU। एंड अगेन इसे हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लेंगे? इसे हम लोग राउंड ऑफ करके लेंगे 1 AMU, इसलिए हम लोग बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU, ठीक है। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने इसकी फाइंडिंग की थी, डिस्कवरी की थी। एंड लास्टली, लास्टली आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज 0 n 1। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं रहता, तो 0 n 1। इसका चार्ज नहीं रहता तो डैश। एंड इसका मास हम लोग बोलेंगे 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, which is approximately equal to 1.00893 AMU, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 1 AMU। एंड इसकी खोज की थी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक फाउंडेड, तो चैडविक। ओके, ये टेबल बनाओ, देन विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये टेबल बना लो, देन विल कंटिन्यू। गाइस प्रिपेयर्ड रहना, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो छोटी सी टेस्ट होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना।
हाँ, बट उसके पहले मुझे तुम लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, तो ज्यादा नहीं और 5 से 10 मिनट की टेस्ट रहने वाली है, ठीक है। एंड ज्यादा कुछ टेंशन मत लेना, नॉर्मल टेस्ट रहेगी, क्लास टेस्ट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी हम लोगों ने इतना चार्ज 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 पार्टिकल ये वो फलाना ढिकना बहुत कुछ बोला, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी तो हम लोगों को पता रहनी चाहिए कि भाई चार्ज एग्जैक्टली है क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड इस वर्ड का मीनिंग ही लोगों को समझ में नहीं आता। टेल मी, क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से चीज के साथ राइम कर रहा है, या फिर कौन से वर्ड के साथ ये मैच कर रहा है। क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से चीज के साथ या फिर कौन सी क्वांटिटी के साथ मैच कर रहा है। वेरी नाइस। तो चार्ज की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, चार्ज की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एंड वो उस क्वांटिटी के ही मल्टीपल्स में मिलता है, वो उन क्वांटिटीज के ही होल नंबर या फिर इंटीजर मल्टीपल में मिलता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड वो हमेशा उस क्वांटिटी के इंटीजर मल्टीपल में रहता है। तो सबसे छोटी वैल्यू रहती है इसकी 1e, ठीक है। एंड 1e इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड चार्ज हमेशा 1e, 2e, 3e या फिर n नंबर ऑफ e ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो चार्जेस क्वांटाइज मतलब क्या, तो तुम लोगों को हमेशा वो एन ई इस फॉर्मेट में ही दिखेगा, वो हमेशा एन ई इस फॉर्मेट में ही दिखेगा। तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, इट इज एन इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मतलब ऑलवेज अ होल नंबर, दे डू नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शन। इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। एनी डाउट गाइस, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ही रहेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होता है क्या? 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी सुना है? ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसके बाहर वो नहीं जा सकता। ओके, सेकेंड पॉइंट बहुत बहुत बेसिक पॉइंट है। इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। एक रहता है पॉजिटिव, दूसरा रहता है नेगेटिव, ठीक है। तुम लोगों ने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो तुम लोगों के लिए बहुत बेसिक है। धीरे धीरे हम लोग आगे एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, डोंट वरी, ये जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। अब थर्ड, अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस क्या होता है? अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, ठीक है। अब अज्यूम करो मेरे पास ये दो चार्ज है, ठीक है, एंड इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो प्रेजेंट है इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में जो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आई डोंट केयर हाउ मच इट इज, ठीक है, बट इनके बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मैंने इनका ओरिएंटेशन चेंज किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसा करने के बाद इनका चार्ज, सॉरी इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा? आप इसे घुमा दिया, सॉरी फॉर द साउंड इफेक्ट। तो क्या लग रहा है, चार्ज इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा? इनको अगर मैं ऐसे स्पेस में ओरिएंट करूं, तो या फिर ऐसे ऐसे इसको घुमा दे रहा हूं, इधर आया, इधर आया, इनके बीच का अगर डिस्टेंस सेम है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, ठीक है। सी, जब तक हम लोग इनको दूर नहीं लेके जाते, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो मेरे पास दो मैग्नेट है, मैग्नेट का एग्जांपल लेके देखो, दो मैग्नेट्स है, ये समझ लो दो मैग्नेट्स थे, दो मैग्नेट्स को मैंने ऐसे पकड़ के रखा है, तुम लोगों ने बहुत बार किया होगा।
तुम लोग जब इनको दूर लेके जाओगे ना तो तुम लोग को फील होता है कि हाँ फोर्स कम हो गया। लेट मी रिपीट, तुम लोगों के पास दो मैग्नेट्स है, तुम लोगों ने बचपन में खेला भी होगा, तो तुम लोग इन दो मैग्नेट्स को जब दूर लेके जाओगे देन यू विल फील कि हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। बट मुझे बताओ, इन दो मैग्नेट्स को ऐसे रोटेट करने के बाद तुम लोग को फील होता है क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है? फील होता है क्या? नहीं होता। तो सेम चार्ज के साथ है, चार्ज को अगर तुम लोग रोटेट करोगे, डायरेक्शन उसकी चेंज करोगे, ओरिएंटेशन चेंज करोगे, तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत बड़ा वर्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे नेक्स्ट टाइम से हम लोग बोलेंगे FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट चेंज with change in direction, and the property which does not depend on direction is called as vector, right? Property which does not depend on direction is called as vector property. Correct or wrong? Correct or wrong? Okay, it is not correct. ठीक है, so if it is not correct then it is called as what? उसे क्या बोलते हैं? The property which depends on, does not depend on direction is called as a vector property. Am I correct or am I wrong? तुम लोगों का, तुम लोगों को वेक्टर्स पढ़ाया जा रहा है ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स चालू है ना? अच्छा ओके, सॉरी, आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माय मोबाइल साइड, जस्ट अ मिनट, इट इज रिकनेक्टिंग। तुम लोग आंसर दे रहे होंगे बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, इट इज कॉल्ड एज स्केलर, वेरी नाइस, इट इज कॉल्ड एज स्केलर, करेक्ट बोल रहे हो सब्जन। तो दैट इज कॉल्ड एज स्केलर, हेंस हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस इट इज, मैं वापस वो पूरा लिखते नहीं बैठता हूँ, हेंस इट इज अ स्केलर प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, लिख दो, कंप्लीट करो इसे। तो देखो, अगर तुम लोगों के पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट विल डिपेंड ओनली ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड ओनली ऑन देयर सेपरेशन, इट विल डिपेंड ओनली ऑन देयर सेपरेशन। ठीक है, अब ये सेपरेशन एग्जैक्टली कितना रहता है एंड ऑल, वो हम लोगों को अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो चलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अभी तक तुम लोगों का हुआ नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे बताओ, मेरे पास दो वीक मैग्नेट है और दो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। मुझे बताओ, वीक मैग्नेट एकदम अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एकदम अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे? वीक मैग्नेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? ओके, मितांश करेक्ट आंसर है, आपको पहले से कूलम्स लॉ पता है। ओके, नाइस, इंप्रेसिव। तो देखो, करेक्ट बोल रहे हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, मेरे पास दो चार्जेस है जिनके बीच में डिस्टेंस सेम है, जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस सेम है, देखो दिख रहा है, सेम डिस्टेंस, ठीक है, बट दोनों के बीच का चार्ज अलग अलग है, एक है +1 -1, दूसरा है +5 -5। which one will have higher force of attraction? Which one will have higher force of attraction? Which one will have higher force of attraction? +5 wala, correct both. Second one will have higher force of attraction. So can I say that force of attraction between two charges is directly proportional to Q1 and Q2, product of Q1 and Q2, उनके ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इज इट करेक्ट? ओके, दैट इज करेक्ट। अब सिमिलरली मेरे पास दो चार्जेस है, एक जो है वो बहुत नजदीक है एंड एक जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस बढ़ गया, दोनों के ऊपर का चार्ज सेम है, +5 +5 +5 +5। अब कौन जीतेगा? अब कौन जीतेगा, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बताओ?
फर्स्ट वाले में बिकॉज उसमें डिस्टेंस बहुत छोटा है, और जितना छोटा डिस्टेंस होगा तुम लोगों को पता है मैग्नेट जितने नजदीक लाओगे उतना वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे, अगर दूर रखोगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Coulomb's law का सेकंड पॉइंट, force of attraction is inversely proportional to the distance square. This is called as the distance r is nothing but distance between two charge particles. तो r1 r2 में r1 is more, ठीक है, तो it is inversely proportional to r square and finally formula बन जाता है, force is directly proportional to q1 and q2 and inversely proportional to r square. Proportionality को निकालने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं and constant is k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k के बारे में तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। r स्क्वायर q, तो सी दिस इज जस्ट अ लॉ, तुम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ पढ़ाया होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज का फॉर्मूला क्या रहता है, के m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा ही कुछ यूज करते हो ना तुम लोग, ठीक है। ओके, सॉरी जी, हाँ के बदले तुम लोग जी यूज करते हो, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज करते हो, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी ये आर स्क्वायर, देखो ये दोनों फॉर्मूला तुम लोगों को सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला रहता है वो हमेशा डिस्टेंस के इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो वो यूनिवर्सली ट्रू है। इसके लिए अपने पास कुछ प्रूफ नहीं है, इट इज जस्ट अ लॉ जो हम लोगों को याद रखना ही है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका प्रूफ है क्या, नहीं, ये लॉ है, अपने को याद रखना है, दैट्स इट। तो वैसे ठीक है, तो कुलम्स लॉ, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड ये के जो है इट इज 4 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है, जो तुम लोगों को ये ग्रीक अल्फाबेट है, एंड एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज, ये हम लोगों को अभी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, जो मैं ग्रीन में लिख के देता हूँ केमिस्ट्री में कोई पूछने वाला नहीं है। एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ व्हाट इज इट्स मीनिंग, देखो समझो कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है जो एयर में, एंड इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, पानी के अंदर ऐड कर दिया, क्या लगता है कहाँ पे ज्यादा चार्ज फ्लो हो पाएगा, एयर में ज्यादा चार्ज फ्लो होगा या पानी के अंदर ज्यादा ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। तो अब चार्ज किसी में भी फ्लो होने दो, पानी में होने दो या एयर में होने दो, वो पानी में होना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो, पानी के अंदर ज्यादा इजीली चार्ज फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन सा मीडियम, कौन सा मीडियम, फ्री स्पेस मतलब क्या, तो मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम भी तुम लोग बोल सकते हो, फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हो। तो मीडियम चार्ज को कितना अलाउ कर रहा है फ्लो होने के लिए, परमिटिविटी कितने परमिएबल है, उसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अब इसके याद रखो सीजीएस यूनिट, अगर हम लोग इस चैप्टर में के का सीजीएस यूनिट ही पढ़ने वाले हैं, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ के इज 1, सीजीएस यूनिट ऑफ के इज 1। नेक्स्ट ईयर तुम लोग जब फिजिक्स में जाओगे तो तुम लोग के का ऐसा यूनिट भी यूज करोगे विच इज 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये दो चीजें तुम लोगों को याद रहनी चाहिए, ये दो चीजें तुम लोगों को याद या फिर पता रहनी चाहिए, ठीक है गाइस, एनी डाउट? ओके गाइस, थोड़े टाइम के बाद हम लोगों का कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब तुम लोगों से मैं आंसर ज्यादा पूछ नहीं पाऊंगा, माय मोबाइल इज गोइंग टू रन आउट ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड अनलकीली मैंने चार्जर भी लाना भूल गया हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये लिख दो जरा, किसी का बाकी होगा तो मैं तब तक देखता हूँ इफ आई कैन मैनेज टू फाइंड अ चार्जर और नॉट। ओके, नो, चार्जर इज नॉट देयर, so let it be।
जब तुम लोगों को हर एक चीज लिखनी है इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर की, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ना, ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बिटवीन टू चार्जेस। सिक्स इज पोटेंशियल बिटवीन टू चार्जेस। तो देखो, तुम लोग मुझे बताओ, मेरे पास +1 -1 ऐसे दो चार्जेस है, +1 -1 ऐसे दो चार्जेस है, +5 -5 ऐसे दो चार्जेस है। विच वन हैज हायर पोटेंशियल, विच वन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी, किसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, स्टोर्ड एनर्जी, किसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में रहनी चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो जोई। निशिता करेक्ट बोल रहे हो, तनिष्का करेक्ट है। तो देखो कैसे हो रहा है। तो तुम लोग अगर +5 -5 को नजदीक लाओगे तो इसमें ही ज्यादा पोटेंशियल है ना, इसको अगर मैंने पकड़ के रखा है और छोड़ दिया, झुक करके चिपक जाएंगे, ठीक है। उसी बदले +1 -1 इनके बीच में कम पोटेंशियल है, इनको अगर मैंने छोड़ दिया तो चिपकेंगे बट जरा स्लो आएंगे, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो विच वन हैज हायर पोटेंशियल, ऑब्वियसली हायर चार्ज हैज हायर पोटेंशियल। तो तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। एंड अब मुझे बताओ, डिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है, डिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। तो ऐसे टाइम पे पोटेंशियल रिड्यूस होता है, करेक्ट बोल रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। एंड फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगेन इट इज जस्ट अ फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। अगेन ये सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों को इस चैप्टर में एक दो बार यूज होगा, ठीक है। ये हम लोगों को बहुत आगे जाके यूज होगा, बट प्रॉब्लम ऐसे आती है कि फिजिक्स में ये तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर कराया जाता है और ये फिजिक्स का पार्ट आ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे। तो मैं पहले से तुम लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट हम लोगों को ये ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक आध दूसरे डेरिवेशन में ये काम आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7, काइनेटिक एनर्जी gained by charge when it is placed in इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखो, मेरे पास एक चार्ज है, वो यहाँ पे ऐसे ही खड़ा है। क्या लगता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? यहाँ पे सुकून से खड़ा है, इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? लग रहा नहीं है ना बराबर। ये आराम से यहाँ पे सुकून से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। इसके पास क्या पड़ रहा है? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट बोल रहे हो। इट डस कंटेन सम पोटेंशियल एनर्जी, बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये शांति से था बट हम लोगों को इसका सुकून दिखा नहीं गया। हमने बोला इसको उंगली करेंगे, हम लोग इसको एक्सलरेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग एक्सलरेट करेंगे। अब एक्सलरेट जब हम लोग इसको करने वाले हैं, तो एक्सलरेशन के टाइम पे हम लोगों ने यूज किया इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? तो वी यूज्ड इलेक्ट्रिक करंट। सोचा कि नहीं, आज तो इसको हम लोग उंगली करके रहेंगे। उंगली करनी है तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम कैथोड रे ट्यूब, ट्यूब व्यूब नहीं बना रहा हूं मैं अभी, बट सेम ट्यूब लेंगे एंड एवरीथिंग इज सेम एज बिफोर, ठीक है। तो वो तो तुम लोगों को अभी एकदम बाय हार्ट हो गया होगा, दो बार तो बना लिया, और कितने बार चाहिए? तो देखो, फॉर एक्सलरेशन वी हैव यूज्ड अ बैटरी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी यूज कर ली, ओके। एंड अब मैंने बीच में रख दिया एक छोटा सा चार्ज, एक छोटा सा चार्ज, ठीक है। दिस इज माई चार्ज Q1, जिसके पास
माइनस ई का चार्ज है। कितना चार्ज है? माइनस ई, मतलब ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, तुम लोगों को पता होगा पहले जैसा ही, एंड इसके पास माइनस ई का चार्ज है। अब मुझे बताओ, ये हम लोगों ने बैटरी ऑन कर दी, बैटरी ऑन कर दी और मैंने 1 वोल्ट का करंट पास किया, मैंने 1 वोल्ट का करंट पास किया, तो अब दोनों इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड्स को एनर्जी मिली, वोल्टेज मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? इट विल स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन? एनोड की तरफ जाना स्टार्ट होगा। वेरी नाइस, राइट हैंड साइड पे जाना स्टार्ट होगा, करेक्ट बोल रहे हो सब जन। तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन राइट हैंड साइड। अब मुझे बताओ, जैसे ही ये एक्सलेरेट होगा, तो इसके अंदर क्या आ गई? इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसको कुछ एनर्जी मिल गई, करेक्ट गाइस? समझ में आ रहा है? नाउ इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, एंड इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली वही हम लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलो अब हेल्प करो थोड़ा, तुम लोग मुझे बताओ, एक बार मैं Q1 यूज कर रहा हूँ और दूसरी बार मैं Q2 यूज कर रहा हूँ। Q2 कंटेन्स -5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q1 के ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन का है, एंड Q2 चार्ज यहाँ पे वैक्यूम है, ऐसे समझ लो, ट्यूब है एक और ट्यूब के अंदर वैक्यूम है। मीडियम मीडियम हम लोगों को अभी नहीं देखना है। तो अब एक के ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और दूसरे के ऊपर -5 ई का चार्ज है। मुझे बताओ कौन ज्यादा फास्ट मूव करेगा? विच वन विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी? विच वन विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी? -5 ई वाला, वेरी नाइस। अब बैटरी, मेरे पास दो बैटरीज है, एक बार मैं 1 वोल्ट यूज कर रहा हूं और सेकेंड टाइम आई एम यूजिंग 10 वोल्ट। मुझे बताओ कहां पे ज्यादा एक्सलरेशन मिलेगा, 1 वोल्ट या 10 वोल्ट? वेयर द पार्टिकल विल बी मोर एक्सलरेटेड? ओके, वेरी नाइस, 10 वोल्ट, परफेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में सिर्फ ई लिखते हैं, ज्यादा नाटक नहीं, सिर्फ ई। फिजिक्स में तुम लोग बाकी सब लिखते बैठते हो, बट यहाँ पे नहीं, इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। गाइस लास्ट फॉर्मूला समझा कि डाउट है? गाइस लास्ट फॉर्मूला था, समझा या डाउट है? ओके, तो ओके, चलो, एक ने बोला है रिपीट करने के लिए, तो रिपीट करता है। ओके, देखो क्या हो रहा है, हम लोगों ने तुम लोगों को ट्यूब बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है ना कि इट इज एनक्लोज्ड इन अ ट्यूब। ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो एक ट्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है। अभी मैं वो कर्व वर्व नहीं बनाते बैठता, बट इट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन अ ट्यूब, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे एक ट्यूब के अंदर है, एंड अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोगों ने एक चार्ज रखा है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एंड नाउ वी आर एक्सलरेटिंग इट विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम लोग इसके बीच में एक बैटरी ऐड कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड ऐड कर दिए। अब जैसे हम लोगों ने बैटरी ऐड की, बैटरी के रहते हैं दो टर्मिनल, एक रहता है नेगेटिव, दूसरा रहता है पॉजिटिव। अब नेगेटिव टर्मिनल जिधर अटैच्ड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, एंड नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब हो रहा क्या है, दोनों के बीच में चार्ज आ गया, तो चार्ज क्या करेगा? अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। मैंने यहाँ पे -E का चार्ज रखा है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ। एंड वहां पे जाते वक्त ये एक्सलरेट होगा या फिर इसको स्पीड मिलेगी। स्पीड मतलब क्या? वेलोसिटी मिल गई, मतलब क्वांटिटी एनर्जी आ गई, तो इट इज नाउ हैव, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, जिसको नहीं समझा था प्लीज अच्छे से देखना। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल था, मैं Q1 -E का यूज कर रहा हूं और Q2 -5E का यूज कर रहा हूं। विच वन विल गेट मोर एक्सलरेटेड? विच वन विल गेट मोर एक्सलरेटेड?
किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? माइनस ई का या -5 ई का? किसका एक्सेलरेशन Q2 का ज्यादा होगा? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताओ, एक्सेलरेशन के लिए मैंने 1 वोल्ट यूज किया एंड सेकेंड टाइम मैंने 10 वोल्ट यूज किया, वेयर माई पार्टिकल विल गेट मोर एक्सेलरेशन? कहाँ पे मेरा पार्टिकल ज्यादा एक्सेलरेटेड रहेगा? 10 वोल्ट के ऊपर, परफेक्ट बोल रहे हो। तो मुझे बताओ, जितनी ज्यादा जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, एनर्जी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, खत्म। दिस इज आवर फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला कैसे आया? अरे, दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सी, एनर्जी is directly proportional to charge and directly proportional to voltage. Energy is directly proportional to charge and energy is directly proportional to voltage. Hence, energy is directly proportional to voltage into charge. एंड प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं एंड यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है। यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, तो हम लोग कांस्टेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा Q इनटू V। बाकी सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ोगे ही, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये समझा? हम लोग यूनिट्स के ऊपर आ रहे हैं, डोंट वरी, यूनिट्स के ऊपर हम लोग आने ही वाले, इसके बाद हम लोग यूनिट्स ही देखने वाले। ठीक है, तो चलो, ये था पूरा, मतलब बोलते हैं ना, चार्ज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, चार्ज के बारे में तुम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन की नीड है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, लिख दो ये। ओके गाइज, मैं मेरे मोबाइल को बंद कर रहा हूँ, मतलब इसकी चार्जिंग ऑलमोस्ट खत्म होने आ गई है। नो गाइज, यू कैन सेंड मी चैट्स, बट मैं ज्यादा देख नहीं पाऊंगा, हार्डली एक आध, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में मैं देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लिखते वक्त वो मुझे चैट्स ओपन करके रखने नहीं जमता। तुम लोग चैट सेंड कर सकते हो, बट मैं हर एक के मैसेजेस अच्छे से देख नहीं पाऊंगा। ओके, हो गया लिख के सबका? शुड वी मूव अहेड? चलो जरा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व किया ही नहीं है ना। क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी gained by a particle carrying charge of 1 e and accelerated by accelerated by 1 वोल्ट। ठीक है, तो तुम लोगों को सिर्फ चार्ज निकाल, एनर्जी निकालनी है, एंड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू वी। तुम लोगों को ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है एनर्जी का, Q इंटू वी। तो चलो, मैं अभी चैट्स ओपन करके बैठने वाला हूँ, तो तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। विथ प्रॉपर यूनिट, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन में यूनिट्स लिख के दे दिए हैं, तो उन यूनिट्स को यूज करो और उसके साथ आंसर दो। विथ प्रॉपर यूनिट्स मुझे आंसर चाहिए। ओके, कौस्तुभ करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। कनका करेक्ट आंसर है, अथर्वा करेक्ट है, निकिता करेक्ट आंसर है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हो?
आई नीड यूनिट। तुम लोगों को सिर्फ आंसर भेजने नहीं बोला है मैंने, मुझे यूनिट के साथ आंसर चाहिए। यूनिट क्या आएगा वो बताओ, यूनिट्स के साथ आंसर दो। ओके, प्रयाग, प्रयाग नहीं, वेट वेट, किसी का तो करेक्ट आंसर था, कौस्तुभ करेक्ट आंसर है। केतकी वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ओके, कदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जूही, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं फिर। अब Q इंटू वी, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है Q इंटू वी, एंड Q की वैल्यू हम लोगों को देखे रखी है 1 E, एंड वोल्टेज देखे रखा है 1 V, 1 वोल्ट। तो आंसर 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 बचेगा, एंड यूनिट क्या आएगा, EV, एंड EV इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक नया यूनिट आ गया तुम लोगों के पास, एनर्जी का ये सबसे छोटा यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में जो सबसे छोटा एनर्जी का यूनिट यूज होता है, या फिर फिजिक्स में भी, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स, ठीक है। तो दो लोगों ने पहले से जूल्स में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट आंसर दिया था, ठीक है। अब देखो, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है। अब तुम लोगों को 1 E मतलब कितना वो पहले से पता है, 1 E मतलब कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। जो ही करेक्ट आंसर है, निकिता करेक्ट आंसर है। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो ई के बदले मैं ई की एग्जैक्ट वैल्यू लिखूंगा, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एंड बाहर की तरफ क्या आएगा, वोल्टेज का चार्ज, वैसे के वैसे याद रखो, वोल्ट हम लोग एसआई में भी वोल्ट ही लिखते हैं, एंड सीजीएस में भी हम लोग वोल्ट ही लिखते हैं, ठीक है। तो वोल्ट वोल्ट ही रहने वाला है, उसका दूसरा कोई यूनिट नहीं रहता। अब कूलम इंटू वोल्ट इज नथिंग बट जूल्स, कूलम इंटू वोल्ट इज नथिंग बट जूल्स। तो तुम लोगों को फाइनल आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। गाइस, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितने जूल्स रहते हैं, अगर ये तुम लोगों को पूछा, तो तुम लोगों को ये यूनिट कन्वर्जन पता रहना चाहिए। मैं तुम लोगों को एंडिंग में वापस ये दोनों लिख के दे ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, बट ये हम लोगों को पता रहना ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पार्टिकल्स कैरिंग 1 E चार्ज, 1 E चार्ज is is accelerated by 1 वोल्ट। अब इसका आंसर निकाल के दिखाओ, देखते हैं इसका आंसर, का करेक्ट आंसर था। इसका आंसर निकाल के दिखाओ। 1 मोल के लिए तुम लोगों को वन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक पार्टिकल के लिए तुम लोगों को पता चल गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स है। ओके सानिका, वेरी नाइस, एग्जैक्ट आंसर। तुम लोगों को जूल्स में आंसर भेजना है, अभी अभी तुम लोगों को आंसर जूल्स में भेजना है, तो जूल्स में आंसर भेज के दिखाओ, जूल्स में आंसर भेजो। गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ मिनट।
यस गाइस, तो सबने एकदम मस्त आंसर भेजे हैं, करेक्ट आंसर है सबके, ठीक है। तो नाइस, इम्प्रेस्ड। तो चलो देखते हैं, जिस किसी को नहीं समझा होगा या फिर कुछ, तो उनके लिए सर, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर भेजे, एग्जैक्ट आंसर्स भेजे। एंड अब देखो, अगर एक पार्टिकल के ऊपर अगर एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स का, चार्ज बोल रहा हूँ, एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स की, तो तुम लोगों को Na पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पूछा है, करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर ये इधर, व्हाट आई विल गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Na ना, 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स। अब इसका आंसर आता है 96, इसका आंसर आता है 96352 इंटू, सॉरी, 9.6352 इंटू 10⁻4 जूल्स, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो इट बिकम्स 96,352 joules, 96,352 joules, which is approximately equals to 96 किलो जूल्स। हम लोग इसे क्या लिखेंगे, विल राइट इट डाउन एज 96 किलो जूल्स, ठीक है। इस चैप्टर में अगर तुम लोगों को चार्ज ऑन 1 मोल पूछा तो 96 किलो जूल, एंड यहाँ पे पर मोल, बिकॉज दिस इज फॉर 1 मोल, तो 96 किलो जूल पर मोल। एनी डाउट गाइस? दिस इज नॉट फैराडे। 1 फैराडे मीन्स कूलम्स का रहता है वो यूनिट, चार्ज का यूनिट है। 1 फैराडे मीन्स 96500 कूलम। ये जूल्स है, ये जूल है, एंड दिस इज कूलम्स। तो फैराडे को यहाँ पे मत लाना प्लीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात नहीं हो रही है। गाइस, एनी डाउट? ओके, और एक क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे टाइप का, और एक क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे टाइप का। ओके चलो, इतने अच्छे से यस बोल रहे हो तो सेंड एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ तुम लोगों को। तो a particle of charge 5e is accelerated by 2 volts. Calculate energy gained in number 1 electron volt, number 2 joules, number 3 किलोजूल पर मोल, ठीक है। पर मोल आ गया देन इट इज फॉर 1 मोल, पर मोल आ गया तो देन इट इज फॉर 1 मोल। यहाँ पे मैं तुम लोगों की यूनिट कन्वर्जन की कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन कितने अच्छे से आता है, कितने अच्छे से डील कर पाते हो, वो मुझे देखना है सिर्फ, ठीक है। तो करो, बताओ यूनिट कन्वर्ट करके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो निकलना सबको आ जाना चाहिए एकदम इजीली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आराम से आ जाएगा। देखो 5e इंटू 2v, आंसर क्या आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको आया था क्या ये? बहुत लोगों को ये आंसर आ गया था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। सेकेंड आंसर, सेकेंड आंसर क्या आना चाहिए? तुम लोगों को मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताना, अगर नहीं हो रहा है यूनिट कन्वर्ट करने तो मुझे बताना। बाकी तुम लोगों को मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है। मितांश, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो अब हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग इधर लिखो, यहाँ पे नीचे लिखना चाहिए था।
ओके, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1.6। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही हम लोगों को जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हो जाएगा 10⁻⁻18 जूल्स। गाइस ये समझा क्या? अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 96 किलो जूल्स, ऐसे लिख के दिया है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 96, 10 इंटू 96 किलो जूल पर मोल। मतलब मेरे पास एक पार्टिकल के बदले 1 मोल पार्टिकल अगर होंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 960 किलो जूल पर मोल। एनी डाउट? एनी डाउट? तो दीज आर योर यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अगर तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन करना है तो तुम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। अब आई गेस हम लोगों ने ये फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन लिखा है अभी के लिए, तो तुम लोगों को केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जितने भी यूनिट कन्वर्जन मिलेंगे, तुम लोग दो चीजें कर सकते हो। एक तो अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक सॉरी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे लिख के रखना, या फिर एक अलग से 100 पेजेस की नोटबुक बना लो और उसके लास्ट पेज पे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो नोटबुक अलग से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। तो थर्ड वन देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम लोगों को पर मोल में कन्वर्ट करना है, पर मोल लिखना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम लोगों को पर मोल में कन्वर्ट करना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को उसे 96 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 96 किलो जूल पर मोल, तो अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर एक की वैल्यू 96 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 960 तो होगी। तो ये बन गया 960 किलो जूल पर मोल। गाइस गेटिंग इट? ओके, तो देखो यूनिट कन्वर्जन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन एकदम अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इवन जेई के एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से या फिर यूनिट करेक्टली डिटरमाइन करने से आ जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूनिट से ही तुम लोग आंसर बता सकते हो। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए जरा ज्यादा स्पेशल अटेंशन देना, एंड दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स। ओके, तो एटॉमिक मॉडल्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एटॉमिक मॉडल्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखने वाले हम लोग, जे जे थॉमसन का मॉडल। ठीक है, अब इन्होंने हम लोगों को क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया था, किसी को आइडिया? ही टोल्ड अस दैट एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। गाइस ये देखो, अच्छे से देखना, एटम ये पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Okay, this is the first time I'm trying this, but apparently it is not happening. Wait a minute. Why it's not fading? Let it be. तो ये नहीं करते, हम लोग नॉर्मली लिखते हैं।
ओके, तो ही टोल्ड अस कि ये जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, स्फेरिकल है एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज इवनली स्प्रेड आउट, ठीक है। ये हर एक जगह पे ऐसे इवनली स्प्रेड आउट रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज इवनली स्प्रेड आउट। ओके, तो मुझे एक्चुअली ये बहुत डल बनाना था, बट अनलकीली हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इट इज इवनली स्प्रेड आउट इन आवर एटम। तो ये पूरा एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज की कुकी है, एंड इसके ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है, इसके ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड है। तो दीज आर माई इलेक्ट्रॉन्स जो इसके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया था जे जे थॉमसन ने, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, एंड बहुत सारे अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिख लो। एटम इज एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज evenly distributed evenly distributed in space, ठीक है। स्पेस में वो एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in this positive charge such that such that overall atom is न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट रहते हैं कि ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल बन जाता है। ये इतना हम लोगों को जे जे थॉमसन ने बता के छोड़ दिया, ठीक है। एंड मुझे बताओ ये करेक्ट है क्या, ये ऐसे कुछ करेक्ट है क्या? इज इट लाइक कुकी? तो हेंस उन्होंने बोला कि हेंस इट इज कॉल्ड एज हेंस इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। और एल्स वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। वाटरमेलन में जैसे रेड के ऊपर वो ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं, प्लम पुडिंग मतलब जो पुडिंग के अंदर जो प्लम्स के पार्ट ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम anomalous things with sorry synonymous things with our model, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल के ऐसे भी नाम आते हैं। बट इज इट टोटली करेक्ट? इट इज टोटली करेक्ट। तो नो, इट इज नॉट टोटली करेक्ट। करेक्ट, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, एंड ये मिस्टेक्स हम लोगों को किसने बताई थी? ये सारी मिस्टेक्स हम लोगों को किसने बताई थी? ऑल दीज मिस्टेक्स वेर टोल्ड अस बाय, किसने बताई थी ये मिस्टेक्स हम लोगों को? ओके, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो आदित्य। ये मिस्टेक्स हम लोगों को रदरफोर्ड ने बताई थी। किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है आज तुम लोगों को, मतलब आज अभी तुम लोगों में और ताकत बची है या नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करना है? बोलो। शुड वी स्टार्ट विद रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट? करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट। स्टार्ट एवरीवन, रेडी हो सब जन? ओके, चलो। तो अब लेट्स स्टार्ट विद रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, commonly called as Rutherford's gold foil एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम में, अगर अभी हम लोगों ने ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम में डेफिनेटली इसकी रिवीजन तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड टूक अ गोल्ड फॉइल, एकदम पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने, ठीक है। एकदम पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने,
गोल्ड फॉइल बहुत 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 ही ऐसे थिन थी, उसका रीजन कोई बताएगा? गोल्ड फॉइल एकदम थिन यूज करने का रीजन? कि ठीक है, मतलब पतली यूज करनी है बट एकदम मतलब अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर के लेंथ में, नैनोमीटर के लेंथ की गोल्ड फॉइल थी। क्यों? हाँ, सो दैट पार्टिकल उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाए, सो दैट पार्टिकल्स उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, वो पास होंगे कि नहीं होंगे वो उसे नहीं पता था, बट वो इंटरेक्ट इजीली करने चाहिए इसीलिए। अब देखो, तुम लोगों को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ डायग्राम दी रहती है, तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ डायग्राम्स दी रहती है, पता है ना? तुमने ऐसे डायग्राम्स ही देखी रहेंगी। अब हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा थ्री डायमेंशन में लेके जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में लेके जाने वाले हैं, तो तुम लोगों के पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करना। वी आर लुकिंग इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना ये अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ में आए। गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो इट इज अराउंड माई गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल बीच में है, एंड बाकी वो जो एरिया है वो मेरे गोल्ड फॉइल के आजू बाजू में मैंने कवर करके रखा है। एनी डाउट? ओके, तो इट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट, एक ऐसे सर्कुलर स्टेज या फिर एक ऐसे पोडियम काइंड ऑफ कुछ, तो ऐसे समझ लो। ठीक है, जिसके बीच में हम लोगों ने गोल्ड फॉइल को रखा है। ये अगर समझ में आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाय द वे, हम लोगों की गोल्ड फॉइल वो एग्जैक्टली बीच में नहीं आई है, तो थोड़ा एग्जैक्टली उसको बीच में लाते हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ओके, तो ये हमारी गोल्ड फॉइल है जो एग्जैक्टली बीच में रखी थी, और उसके बाजू में ऐसे एक मस्त ऐसे अरीना टाइप बना के रखा था उन्होंने। ठीक है, अब इस अरीना टाइप में जो अरेंजमेंट है वहां पे उन्होंने अटैच किया था जिंक सल्फाइड। क्या अटैच किया था? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या करता है बताओ जरा, जिंक सल्फाइड क्या करता है, याद दिलाओ। यहाँ पे अटैच करके रखा था जिंक सल्फाइड। ठीक है, एंड अब ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अंदर की तरफ से भी जिंक सल्फाइड प्रेजेंट है। ये समझ में आ रहा होगा? स्किंटिलेशन करता है, परफेक्ट, वेरी नाइस। अब स्किंटिलेशन दिखने के लिए तुम लोगों को स्किंटिलेटिंग मटेरियल भी चाहिए। स्किंटिलेशन दिखने के लिए तुम लोगों को स्किंटिलेटिंग मटेरियल भी चाहिए। तो स्किंटिलेटिंग मटेरियल के लिए उसने यूज किया अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, रदरफोर्ड यूज अल्फा पार्टिकल्स एज हिज स्किंटिलेटिंग मटेरियल। तो ऐसे एक लेड बॉक्स था, पता होगा तुम लोगों को, स्टोरी तो पता ही है आई गेस। ठीक है, ऐसी एक लेड बॉक्स थी। ठीक है, एंड यूजुअली कार्टून्स में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है वो कौन से कलर से रहता है? पता होगा तुम लोगों को, देखा होगा तुम लोगों ने कार्टून्स में। वो डेक्स्टर्स लेबोरेटरी एक आता था बचपन में, मतलब मेरे बचपन में आता था। तो यूजुअली वो ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे मटेरियल दिखाता है जिसमें से ऐसे कुछ ग्लो आते रहता है, देखा? देखा है ना? ठीक है, तो कुछ एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, एंड वो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या कर रहा था? ही दैट मटेरियल वाज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। दैट मटेरियल वाज एमिटिंग
अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या रहता है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल की ऐसे गन, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की ऐसे गन आ रही है सब, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल्स अच्छे खासे एनर्जेटिक पार्टिकल्स रहते हैं, इनमें अच्छी खासी एनर्जी रहती है। एंड मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक एकदम पतली शीट है, तुम लोगों के पास एक एकदम पतली शीट है, एंड तुम लोग उसके ऊपर बंदूक से गोलियां मार रहे हो, क्या होगा? बंदूक की गोलियां डायरेक्ट धड़ाम आर पार चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि दैट इज वेरी वेरी थिन शीट। तो उसको भी यही एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ पे कोलिजन करके डायरेक्ट ऐसे पीछे से निकल जाएंगे। वैसे तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि इधर से ऐसे कुछ तो आ रहा है जो अपने को दिख रहा नहीं है। अल्फा पार्टिकल हम लोग देख सकते हैं क्या? वी कैनॉट सी इट, बट यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे मस्त ऐसे ग्लो मिल रहा है हम लोगों को, बहुत ब्राइट ग्लो मिल रहा है, बिकॉज हम लोगों ने ये पूरा जो अरीना था उसको ZNS से कोट करके रखा है। गाइस ये विजुअलाइज हो पा रहा है? ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल क्या रहता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट, देखो हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? किसी को पता है हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2 और इसका मास नंबर रहता है 4, एंड इसके पास रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। दो में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? -1 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। मैंने इसको आयनाइज किया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर चार्ज आया 1 पॉजिटिव चार्ज। मास, इलेक्ट्रॉन का मास लेस तो उतना ही रहेगा। एटॉमिक नंबर अभी भी 2, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है ही। अब इसके बाद वापस मैंने इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चार्ज कौन सा आएगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चार्ज कौन सा आएगा? +2 चार्ज आएगा अभी। एंड ये बन गया तुम लोगों का अल्फा पार्टिकल। अब ये तुम लोगों को याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर में कोई तुम लोगों को पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बट इट इज बेटर टू नो समथिंग रादर देन नॉट नोइंग इट, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, करेक्ट बोल रहे हो। अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड, इट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल या फिर हीलियम एटम, ठीक है। तो दिस इज अल्फा पार्टिकल, एंड वो स्ट्रेट अवे ऐसे निकल रहा था। तो यही हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मुझे अल्फा पार्टिकल में सिर्फ हीलियम ही रहता है, अल्फा पार्टिकल में सिर्फ हीलियम रहता है। बीटा पार्टिकल में मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नया नहीं था, तो क्या मतलब बड़ी चीज क्या हुई? तो उसको शॉक तब लगा जब कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाने के बदले डिविएशन दिखाना स्टार्ट हो गए। तो शॉक तब लगा जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट होने लग गए, एंड डिविएट होके वो अपना ग्लो दूसरी तरफ भी दिखाने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे सबसे ब्राइट ग्लो आ रहा था, यहाँ पे सबसे ब्राइट ग्लो आ रहा था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल थे। बट आजू बाजू में भी, आजू बाजू में भी थोड़ा सा ग्लो तो आ रहा था, ठीक है। ऐसे बाकी के साइड्स पे भी थोड़ा सा एकदम माइन्यूट बट ग्लो तो आ रहा था। अब इसका रीजन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। इसका रीजन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। किसी को इसका रीजन पता है क्या? ही वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड व्हेन ही सॉ कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो एकदम 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से रोटेट हो गए। देखो स्ट्रेट जाना चाहिए था, कैसे जाने चाहिए थे? स्ट्रेट जाने चाहिए थे, बट 90 डिग्री से बड़े एंगल से वो डिविएट हो गए, एंड दूसरी तरफ जाके ब्राइटनेस दिखा रहे, ठीक है, ग्लो दिखा रहे। तो ये उसके लिए एकदम शॉकिंग था, ये उसके लिए एकदम शॉकिंग था। तो इसके पीछे का रीजन क्या था वो सोच में पड़ गया, ठीक है। एंड इसके पीछे का रीजन आई गेस तुम लोगों को भी पता है। इसके पीछे का रीजन क्या था? ये डिविएशन होने का रीजन क्या था?
हाँ, डिविएशन होने का रीजन करेक्ट बोल रहे हो, बाकी के लोग भी जरा आंसर बताओ, डिविएशन होने का रीजन क्या है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। तुम लोगों को मैंने एक्सपेरिमेंट क्या था वो तो बता दिया है ना, तो विल स्टॉप ओवर हियर। जस्ट मुझे बताओ इस डिविएशन का रीजन क्या था, इस डिविएशन का रीजन क्या था। कोलिजन विद पार्टिकल्स ना, मास इज एट सेंटर, करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो एटम, अभी बाकी तो हम लोग एकदम आगे पढ़ेंगे, बट मस्त तुम लोगों ने एंटमैन देखा होगा, एंटमैन देखा है यहाँ पे सबने एंटमैन। एंटमैन में वो छोटा कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे हो नहीं सकता, बट मूवी में क्या बताया है कि वो छोटा कैसे होता है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेक्ट बोल रहे हो सब जन, न्यूक्लियस के साथ कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन की वजह से वो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होके पीछे की तरफ आ रहे थे। एंड बहुत रेयरली, लाखों में एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट ऐसे 180 डिग्री से रोटेट होके आया था, ठीक है। तो एक कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे 180 डिग्री से भी डिविएट हुआ था, एंड ये क्यों हो रहा था वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। चलो तुम लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा पिकअप हो गया होगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो चलो गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय। बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय। ओके, यस वेद, जस्ट अ मिनट। अरे आपका ओके वेद, दिस इज माय नंबर, टेक इट। किसी को अगर डाउट होंगे तो तुम लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने स्क्रीन शेयर ऑन नहीं किया है, जस्ट अ मिनट मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूँ। किसी को भी अगर डाउट होगा, यू कैन अप्रोच मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर तुम लोगों को इमेज फाइल में भी मिल जाएगा, मैं इरेज नहीं करूंगा इसको। ओके, चलो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।